Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. क्या आप इंडेक्स फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं या फिर करने वाले हैं? तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं आज इंडेक्स फंड्स को हमें जैसे बताया जाता है, जैसे बेचा जाता है, उसका पूरा सच आपको बताने वाला हूं। और इससे जिंदगी भर के लिए आप इंडेक्स फंड्स के बारे में जैसे सोचते हो ना, उसका नजरिया बदल जाएगा। इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, सीधा मुद्दे पे आता हूं। देखो, म्यूचुअल फंड्स का इन्वेंशन, आविष्कार आखिर क्यों हुआ था? ताकि हम कम मेहनत में बेस्ट स्टॉक पिकिंग का जो डिसीजन है वो एक एक्सपर्ट को दे सके और लो कॉस्ट में बेस्ट स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में आके इक्विटी मार्केट से हम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा सकें। इंडेक्स फंड्स जब इन्वेंट हुए एज अ फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो क्या ये फंड्स भी वही कर रहे थे जिनके लिए म्यूचुअल फंड बने थे? फिर से समझते हैं। म्यूचुअल फंड के दो पर्पस थे। पहला, स्टॉक पिकिंग को एक एक्सपर्ट को आउटसोर्स करना ताकि वो बेटर स्टॉक्स पिक कर सके, और दूसरा, मेरे टाइम और कॉस्ट को बचाना। अब आ गए इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स फंड्स क्या करते हैं? ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हम लेते हैं। इसमें क्या करते हैं इंडेक्स फंड? जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ना, उसको तो बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं, कॉस्ट को और काफी कम कर देते हैं। लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल हो पाता है? क्या हमें बेटर स्टॉक्स मिल पाते हैं? खास करके इंडिया के सिनेरियो में इसको देखते हैं। इंडिया में मैं निफ्टी 50 का एग्जांपल लेता हूं। ये इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं वो कैसे आते हैं? भारत की फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, यानी भारत में जो 50 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं जिनके शेयर्स मार्केट में हैं, वो 50 निफ्टी 50 का हिस्सा है। इसमें भी उनका वेटेज ज्यादा है जिनका ये मार्केट कैप जो फ्री फ्लोट वाला है वो ज्यादा है। तो वो शेयर्स जिनके शेयर्स बहुत सारे हैं बाजार में और शेयर्स बहुत महंगे भी हैं। महंगे मतलब यूनिट कॉस्ट नहीं कि एक शेयर 100 रुपए, एक शेयर 200 रुपए। ईपीएस के कंपैरिजन में, उस कंपनी की अर्निंग के कंपैरिजन में महंगे हैं, ये हम आगे समझेंगे। तो जो कंपनी जितनी महंगी है, इंडेक्स में उसका वेटेज उतना ज्यादा है। यानी इंडेक्स को एक और नजरिए से देखो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये भारत की सबसे अच्छी 50 कंपनियां नहीं, भारत की सबसे महंगी और बड़ी 50 कंपनियों का कलेक्शन है। एक आयरनी और भी है, जैसे जैसे कोई शेयर महंगा होता जाता है तो उससे क्या होता है? उसका मार्केट कैप बढ़ता है, और अगर मार्केट कैप बढ़ेगा तो नेचुरली उसकी निफ्टी 50 में वेटेज भी बढ़ेगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो बड़ा बिजनेस है, वो ग्रो हो रहा है, तो उसका वेटेज बढ़ना चाहिए। जब आप इंडेक्स फंड लेते हो ना, तो एक मेजर चीज होती है, इंडेक्स फंड्स अपना खुद का दिमाग नहीं लगा सकते। तो अगर किसी इंडेक्स में शेयर का वेटेज बढ़ रहा है क्योंकि वो शेयर महंगा हो गया है, ओवर वैल्यूड हो गया है, तो इंडेक्स फंड्स को क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स फंड्स को वो शेयर और ज्यादा खरीदना पड़ेगा। अब इंडेक्स फंड्स और ज्यादा उस शेयर को खरीदेंगे जो ऑलरेडी महंगा है, तो क्या होगा? वो शेयर और ज्यादा महंगा होता जाएगा, और ये एक तरह की ब्रेनलेस भेड़ चाल लग जाती है। सबको पता है कि वो शेयर ओवर वैल्यूड है। शायद फंड मैनेजर्स को ये भी पता हो कि ये शेयर में ना बहुत ज्यादा बबल है, ये गिरने वाला है, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं है। उनको तो इंडेक्स को ब्लाइंडली आंखों में पट्टी बांध के मिमिक करना है। वो अपना दिमाग चाहे भी तो लगा नहीं सकते। इंडेक्स फंड्स आर डिजाइंड टू बी ब्रेनलेस। ये डेंजर है ना इंडेक्स फंड्स में। अब एक सवाल उठ सकता है, मुझ पे भी उठ सकता है, कि अगर ऐसा है तो हर साल जो मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट लाता हूं, उसमें लार्ज कैप में मैं इंडेक्स फंड क्यों रिकमेंड करता हूं? उसका एक रीजन है। देखो, ये जो भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं ना, क्योंकि ये 50 सबसे बड़ी हैं, तो मैच्योर स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं और अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो डाइवर्सिफाइड मैच्योर बिजनेसेस का बास्केट है। तो किसी को अगर मिड कैप स्मॉल कैप का रिस्क नहीं लेना है, तो लार्ज कैप का जो बास्केट है वो थोड़ी सेफ्टी ज्यादा दे देता है। ये मैं बार बार कहता हूं। लेकिन इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो लार्ज कैप में एक्टिव फंड क्यों नहीं? क्योंकि क्लासिफिकेशन ऐसा है ना कि लार्ज कैप फंड्स को लगभग 75-80% पैसा जो उनके पास आ रहा है वो मार्केट की टॉप 100 कंपनीज में ही लगाना है। तो अगर बास्केट ही 100 स्टॉक्स का है तो कोई फंड मैनेजर उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा नहीं सकता। क्रिएटिविटी का स्कोप कम हो जाता है क्योंकि उसके हाथ बांध दिए गए।
तो जब वो क्रिएटिविटी दिखा ही नहीं सकता, तो इससे अच्छा है कि हम अपनी एक्सपेंस रेशो बचा लेते हैं, फीस बचा लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में फीस बहुत कम होती है। तो फीस बचा के वहीं थोड़ा रिटर्न और लाने की कोशिश कर देते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर के हाथ बंधे हुए हैं। और हमने पिछले 2 सालों में डेटा के जरिए भी ये दिखाया है कि एक्टिव फंड से ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करना लार्ज कैप फंड्स में वर्थ इट नहीं है। मोस्ट केसेस में आपका रिटर्न इंडेक्स से भी कम आएगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि हम लगातार इंडेक्स फंड को इस कैटेगरी में रिकमेंड करें। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप बाकी कैटेगरीज में भी हम जो फंड्स बताते हैं वो देखते हो, तो लार्ज एंड मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, बाकी कैटेगरीज में वी अवॉइड इंडेक्स फंड्स, क्योंकि ये जो उनका बेसिक थॉट प्रोसेस है ना, कि ब्रेनलेसली इंडेक्स को मिमिक करना है, कि इंडेक्स में अगर बबल है तो हम वो बबल वाले स्टॉक्स खरीदेंगे, और जिस शेयर का वेटेज बढ़ता जाएगा, वेटेज तभी बढ़ेगा जब उसका मार्केट कैप बढ़ेगा। मार्केट कैप 2 कारणों से बढ़ सकता है, या तो वो बिजनेस बेटर हो रहा है इसलिए शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, या वो बिजनेस महंगा हो रहा है। और महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंडेक्स फंड्स और ज्यादा उस शेयर को खरीदते जा रहे हैं। तो ये बहुत डेंजरस फिनोमेना है, जिसके कारण बाकी कैटेगरीज में मैंने कभी भी इंडेक्स फंड्स रिकमेंड नहीं किए हैं। एंड इस रीजन से जनरली लार्ज कैप में उसके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के कारण मुझे करना पड़ता है रिकमेंड, बट इन जनरल आई डोंट लाइक इंडेक्स फंड्स अ लॉट इन अदर कैटेगरीज, खास करके इंडिया में जहां अभी भी इंफॉर्मेशन असिमेट्री है। अभी भी एक अच्छा फंड मैनेजर अल्फा जनरेट कर सकता है। हम सब ने पिछले 15 सालों में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, कई और फंड्स में ये देखा है कि अगर फंड मैनेजर अच्छा हो तो अल्फा जनरेट हो सकता है। अल्फा यानी एक्स्ट्रा रिटर्न्स, इंडेक्स को बीट करने वाले, मार्केट बीटिंग रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। इसको ऐसे भी समझो, हर कुछ महीनों में निफ्टी 50 से कुछ स्टॉक्स निकलते हैं जिनका शेयर गिर रहा है, और कुछ स्टॉक्स जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं वो आते हैं। तो मान लो कोई मार्केट कैप वाइज 51st कंपनी थी, वो निफ्टी का पार्ट नहीं थी, उसके शेयर में थोड़ी ग्रोथ आई, अब वो निफ्टी का पार्ट बन गई। अभी तक उस शेयर में जो ग्रोथ आई थी ना, वो हो सकता है उसके बिजनेस परफॉर्मेंस के कारण आई हो कि वो 51st से 50th कंपनी हो गई। जैसे ही वो 50th कंपनी हुई, इंडिया के सारे निफ्टी 50 फंड्स उसको खरीदने के लिए दौड़ेंगे। नेचुरली बहुत सारा बाइंग होगा, और अब जो उसके मार्केट कैप में ग्रोथ आएगी ना, वो बिजनेस परफॉर्मेंस के कारण नहीं आएगी, वो इस भेड़ चाल के कारण आएगी। और उस शेयर में टेम्पररी मोमेंटम आएगा, जिसको देख के रिटेल इन्वेस्टर्स फंसेंगे, वो स्टॉक अब ओवर वैल्यूड हो चुका है। दिस इज हाउ स्ट्रक्चरली नॉट गुड इंडेक्स फंड्स आर समटाइम्स। अब हम इसको थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझते हैं, और छोटे लेवल पे समझते हैं, एक स्टॉक के लेवल पे समझते हैं। मान लो एक कंपनी साल भर में 100 रुपए कमाती है, उसका एक ही शेयर है, हम मानते हैं 100 रुपए वो कमाती है, तो उसका अर्निंग पर शेयर 100 रुपए हो गया। उस कंपनी का मार्केट कैप 500 रुपए है, एक ही शेयर है, आपने वो शेयर खरीद लिया, वो 500 रुपए का आपको मिला। अब क्या हुआ देखिए, एक कंपनी जो 100 रुपए कमाती है, जिसका ईपीएस 100 रुपए है, उसको आपने खरीद लिया 500 रुपए में। यानी प्राइस जो आपने पे किया वो अर्निंग्स का 5 गुना था, पी आ गया 5 का, तो काफी सस्ता मिल गया आपको, तो बार्गेन मिल गया। यही कंपनी अगर निफ्टी 50 का पार्ट हो जाए और इसमें बहुत सारी बाइंग आ जाए, तो ये 500 वाला शेयर अब अगर आप 5,000 रुपए में खरीदोगे, तो अर्निंग तो 100 की 100 रही, अब पी रेशो 5 से बढ़ के 50 हो गया, और जो शेयर बार्गेन था वो अब एक बहुत एक्सपेंसिव बाय हो गया, खास करके अगर ये एक बड़ी मैच्योर कंपनी है जो निफ्टी 50 वाली कंपनियां होती हैं। तो किस प्राइस पे आप किसी स्टॉक में एंटर हो रहे हो, ये बहुत बहुत वैल्यूबल है, और ये इंडेक्स फंड्स रिगार्ड नहीं कर पाते। वॉरेन बफेट का, चार्ली मंगर का पूरा करियर जिस बेसिस पे खड़ा हुआ है, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे, कि आप जब भी कुछ खरीदने के पैसे दे रहे हो तो ये देखो कि आपको सही वैल्यू मिल रही है कि नहीं। इंडेक्स फंड्स स्ट्रक्चरली इस पे ध्यान ही नहीं देते, इनफैक्ट ज्यादातर बार इसका उल्टा करते हैं। जहां मोमेंटम है, जो चीज और एक्सपेंसिव होती जा रही है उसे और ज्यादा खरीदते रहते हैं, और जो सस्ता हो रहा है, कोई स्टॉक निफ्टी 50 में था, वो 6 महीने उसका शेयर गिरा, अब वो बार्गेन है, तो उसे खरीदने के बजाय वो इंडेक्स से निकल जाएगा। ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। आइडियली होना ये चाहिए कि जब कोई चीज, अच्छी चीज सस्ती है तो उसे खरीदो, और जब कोई अच्छी चीज महंगी है तो उसे बेचो। बाय लो सेल हाई। इंडेक्स फंड्स एंड अप डूइंग द ऑपोजिट अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे अपना पोर्टफोलियो फिर बनाना कैसे है? देखो, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में अगर कुछ हिस्सा
इन लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स का हो तो कोई बुराई नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है इन पे कंप्लीट या इन पे ओवर रिलायंस से। हाँ, आप 50 प्लस हो और आप सेफ्टी ही रखना चाहते हो तो इट्स ओके, लेकिन फॉर मोस्ट पीपल हु आर इन देयर 20s 30s अर्ली 40s, अगर आप 100% इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, पर्सनली आई डोंट एग्री टू इट। लेकिन आपके लिए क्या सही क्या गलत है वो आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। इन जनरल एज अ थंब रूल आई पर्सनली डोंट एग्री टू इट। आई थिंक इन अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपके पास गोल्ड होना चाहिए। आप उसे चाहे ईटीएफ के जरिए लीजिए, आपको कंफर्ट है तो फिजिकल भी ले लीजिए, मेरी नजर में ईटीएफ इज बेटर। लेकिन गोल्ड आपको मार्केट परफॉर्मेंस, कंट्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से हेज करता है, तो वो भी होना चाहिए। एक हिस्सा आप चाहें तो निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में रख सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आजकल हम मिस करने लगे हैं वो है एक्टिव इन्वेस्टिंग इन द ब्रॉडर मार्केट। जहां अगर वैल्यू मुझे स्मॉल कैप में दिखे, वैल्यू मुझे मल्टी कैप में दिखे, मिड कैप में दिखे, लार्ज कैप में दिखे, मैं उस वैल्यू का फायदा उठा सकूं, मैं उस वैल्यू को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकूं। हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को भूल जाते हैं कई बार। अब इसको प्ले करने के दो तरीके होते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही तरीके सही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ऐसा नहीं है। मेरा काम है आपको कंप्लीट पिक्चर देना। ये वीडियो इंडेक्स फंड्स की बुराई पे है डजंट मीन आई हेट इंडेक्स फंड, इट ओनली मीन्स ये एस्पेक्ट जो इंडेक्स फंड्स का है ये डिस्कस नहीं किया जाता, इसलिए डिस्कस करना था। वैसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग में आई बिलीव डीपली, लेकिन उसके दो डाउनसाइड्स हैं दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। पहला, बिकॉज आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हो वैल्यू इन्वेस्टिंग में, या ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहा है जो अभी मार्केट के फेवर में नहीं है, जिसको मार्केट अभी या तो इग्नोर किया हुआ है या डिसलाइक करता है। तो जब कोई फंड या आप खुद ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल 2 साल 3 साल में रिटर्न्स नहीं आएंगे, वो स्टॉक्स मोस्ट प्रोबेबली हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मार्केट का परसेप्शन बदलने में कई बार सालों लगते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग उन्हीं लोगों के लिए सही है जिनके पास पेशेंस है, जो साल 2 साल में रिटर्न्स चाहते हो। दिस अप्रोच विल नॉट सूट देम। एक और प्रॉब्लम है, कई बार कई जगह ना हमें कुछ स्टॉक्स वैल्यू दिखते हैं, लेकिन असल में वो बिजनेसेस इतने खराब होते हैं कि वो ऑप्टिकली ऊपर ऊपर से अच्छे लग रहे होते हैं, अंदर से वो सड़ रहे होते हैं, तो वो वैल्यू ट्रैप्स होते हैं। तो जब आप वैल्यू ओरिएंटेड माइंडसेट से कोई चीज खरीदने जाते हो तो हो सकता है आप लोअर क्वालिटी चीज भी ले आओ। ये हमारे साथ बाजार में भी होता है। हम कभी सोचते हैं अरे वाह, ये शर्ट दूसरी दुकान में 1000 की मिल रही थी, मैं 700 में ले आया। जब आप घर लाते हो तो पता चलता है उसमें या तो वो कहीं से फटी हुई है या उसमें कोई गहरा दाग लगा हुआ है, थिंग्स लाइक दैट। तो जब आप वैल्यू फोकस्ड होकर स्टॉक्स ढूंढने जाते हो, ये फंड मैनेजर के साथ भी होता है, तो कई बार वैल्यू ट्रैप्स भी मिलते हैं। दैट्स द रियलिटी। लेकिन इसके बावजूद आई थिंक आपने ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी देखा है कि कैसे 15 सालों में उसने मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दिए हैं। वॉरेन बफेट का करियर आप जानते हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग हिस्टोरिकली इफ डन राइट कैन गिव गुड रिटर्न्स। अब मैं आता हूं इसको प्ले करने के दो तरीकों पे। देखो, एक तो है कि आप अगर कंप्लीटली चाहते हो कि आप इसको पैसिवली प्ले करो, आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो आप एक अच्छे वैल्यू फोकस्ड फ्लेक्सी कैप फंड पे जा सकते हो, जैसा कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है। लेकिन इसको प्ले करने का एक ये तरीका भी है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसा मार्केट चल रहा है, वॉलेटाइल है, थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो ऐसे समय में कई बार ज्यादा हैंड होल्डिंग चलती है कि कोई हमें बताता रहे कि किस स्टॉक में कब क्या करना है, तो हमें थोड़ी गाइडेंस मिलती रहे। और दूसरा कि मुझे दूसरे इन्वेस्टर्स के बिहेवियर से मेरे फंड को, मेरे एनएवी को फर्क ना पड़े। म्यूचुअल फंड्स में कई बार क्या होता है, बहुत सारा रिडम्पशन आए तो बेचना पड़ जाएगा, और जब बबल है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आए तो महंगे पे खरीदना पड़ जाएगा। तो दूसरे इन्वेस्टर्स की हर्ड मेंटालिटी बिहेवियर से अगर मुझे फर्क नहीं पड़ना है, मुझे अपने पोर्टफोलियो को भीड़ से आइसोलेटेड रखना है, तो भी दिस कुड बी अ गुड अप्रोच दैट यू इन्वेस्ट on the recommendations of a trusted research product, जैसे Finology 30. Now we have designed इसको as a more flexible alternate to a flexi cap fund. हमारा एम ये रहेगा कि हम किसी अच्छे flexi cap fund जैसे रिटर्न्स लाने की कोशिश करें, while ensuring कि हम आपको constant updates दें, किसी स्टॉक को हम क्यों पिक कर रहे हैं उसका रैशनल आपको पता हो, अल्टीमेट कॉल आपके पास रहे, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहे। इफ यू वांट टू स्किप
स्टॉक आप वो कर सकें, और ब्रॉडर मार्केट इंडिया उस स्टॉक को कैसे देख रहा है उससे आप काफी हद तक आइसोलेटेड रहें। लेकिन बिकॉज इट्स वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड, आपका होराइजन लंबा होना पड़ेगा, तभी दिस प्रोडक्ट विल सूट यू। तो अगर आप 5 साल से ऊपर का होराइजन ले रहे हैं, आई थिंक तभी फिनोलॉजी 30 विल बी अ गुड फिट। इफ यू थिंक ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसकी और डिटेल्स भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड्स वर्सेस F30 का एक इन डेप्थ कंपैरिजन आप अपने दिमाग में कर सकें, तो ये वीडियो देख लीजिएगा, मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। देखो, हमें किसी भी चीज को ब्लैक वाइट लेबल नहीं करना है, लेकिन हमें जितने पर्सपेक्टिव, जितने मेंटल मॉडल्स मिल सके, वो सबको कलेक्ट करके हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। अगर आप अपने आसपास देखते हो कि कोई ब्लाइंडली बिना अपनी सूटेबिलिटी चेक किए सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किए जा रहा है क्योंकि इनकी हाइप बहुत है, हर तरफ इंडेक्स फंड को सबसे स्मार्टेस्ट सेंसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जाता है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी एक नया पर्सपेक्टिव दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो फील फ्री कि आप कमेंट करिए, मुझे मेरे तरीकों को क्रिटिसाइज करिए एंड मुझे हेल्प करिए इन इम्प्रूविंग आवर ऑफरिंग। आपका कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, बिकॉज वी रियली लव व्हाट वी डू एंड योर फीडबैक हेल्प्स अस इम्प्रूव। This is Pranjal Kamra signing off. Bye bye.